नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बात करेंगे उन चुनावों के नतीजों पे जो कल आपके सामने आए हैं। उनमें है दो बड़े प्रदेश जिनके जहां विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे, यानी कि गुजरात और हिमाचल, और साथ ही साथ इसके 6 और उपचुनाव जो 5 विभिन्न स्टेट्स में हुए थे। उनमें से एक था लोकसभा का मैनपुरी चुनाव जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और अलावा उसके 2 उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव और अन्य स्टेट्स जिनमें बिहार, जिनमें छत्तीसगढ़ के अलावा एक और स्टेट के चुनाव हुए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है, सब जानते हैं और इस बात को बड़े जोरों में मेन स्ट्रीम मीडिया में हाईलाइट किया है, केवल एक चीज को, कि गुजरात में मोदी की सुनामी आ गई। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। गुजरात में जो हुआ है वो ऐतिहासिक है, इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ। बीजेपी तो पार्टी का नाम है टेक्निकली, लेकिन हकीकत में जो वोट मिलता है वो सिर्फ मोदी के जादू के नाम पे मिलता है, और वही हुआ। वहां उनका होम स्टेट है, वहां तो इसकी उम्मीद भी की जा सकती थी, लेकिन इतनी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी के अंदर खाने में भी लोग कहते थे कि इतनी सीटों की उम्मीद नहीं थी। उन्हें मालूम था कि जीतना तो वही, सरकार भी बनानी है, क्योंकि विपक्ष बहुत डामाडोल स्थिति में था। विपक्ष लगभग एक तरीके से मानिए तो जैसे कि लगता था कि कांग्रेस इलेक्शन नहीं लड़ रही है। वहां पे कोई कांग्रेस का श्रेष्ठ नेता वहां गया नहीं, यानी कि गांधी परिवार से कोई नहीं गया। एक दिन के लिए राहुल गांधी गए, छोटी सी रैली एड्रेस करी और फिर वो अपनी वापस भारत जोड़ो यात्रा में चले गए। उन्होंने कहा हमें जो है अपना उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, जो कर रहे हैं बड़ा अच्छी बात है। उनके अलावा जो गांधी परिवार के और लोग हैं, प्रियंका गांधी ने हिमाचल में बड़ा जोर लगाया, लेकिन गुजरात एक दिन के लिए नहीं गई। सोनिया गांधी तो आजकल निकल नहीं रही हैं कैंपेन्स में। कांग्रेस के नए बने हुए, अभी हाल के बने हुए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी काफी लेट एंट्री उन्होंने करी, रहे 6-7 दिन वहां वो, लेकिन 6-7 दिन में कितना कर सकते थे ये हमें नतीजों ने बता दिया। अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो वहां के इंचार्ज थे कांग्रेस के, उन्होंने क्या किया ये भगवान जाने, क्योंकि वो वहीं कैंप कर रहे थे। लेकिन बहरहाल इतनी बुरी स्थिति में कांग्रेस आ जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। जिस पार्टी को 2017 में 77 सीटें मिली हो 182 में से, वो हाशिए पे आ जाए और 20 से भी कम पे गिर जाए, तो ये उस पार्टी के लिए शर्म की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बात यहां तक की नहीं है, इसमें जो हुआ वो अभूतपूर्व है, सराहनीय है, बहुत ही ताली बजाने वाली बात है कि बीजेपी जो ने काम किया, जो नरेंद्र मोदी का जादू था वहां किस तरह बरकरार है उनकी होम स्टेट में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है और महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी स्टेट में क्या हुआ। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो गई। वहां वो सत्ता में थी और उसको कांग्रेस ने वहां से उखाड़ फेंका। वहां की 68 विधानसभा सीटों में से 40 कांग्रेस के पास रहीं और बीजेपी सीमित हो गई सिर्फ 25 पे जाके। अच्छा खासा डिफरेंस हुआ। 68 सीटों में अगर 15 का डिफरेंस है तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन उसकी चर्चा आप कहीं ज्यादा नहीं देखेंगे। अब मजबूरी है, मीडिया की मजबूरी है कि उन्हें सिर्फ बीजेपी की या सिर्फ मोदी की बात करनी है, डालते हैं, लेकिन कहीं नीचे डाल दिया जाता है। उसमें ये ज्यादा उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है कि भाई ठीक है, जीत गई कांग्रेस, बीजेपी नहीं जीती इसलिए वो बड़ी खबर नहीं है उनके लिए। और साथ ही साथ आप देखेंगे अखबारों में भी, आज के जितने अखबार हैं उनमें सारे तक जहां तक है वो बहुत छोटी छोटी खबर, छोटा छोटा कॉलम्स दिए गए हैं हिमाचल की विक्ट्री को या बीजेपी की उस हार को जो उसे एक यूपी की महत्वपूर्ण लोकसभा सीट मैनपुरी में झेलनी पड़ी, जहां पे मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव एंड अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव में उतरी थी अपने ससुर की उस सीट पे जो उनके दिवंगत होने के बाद खाली हो गई थी। और वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पूरे सारे घोड़े खोल दिए
उत्तर प्रदेश के आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री वहां मुस्तकिल कैंप करते रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जाके भी अपना वहां जो बुलडोजर का उनका कारनामा रहता है, नहीं बुलडोजर चलाया नहीं, लेकिन जुबानी बुलडोजर उन्होंने चला करके काफी प्रयास किया कि वो किसी तरीके से वहां बाजी पलट दे। यूपी के दो उप मुख्यमंत्री भी वहां कैंप करते रहे, लेकिन नतीजा ये हुआ कि डिंपल यादव ने बीजेपी को 2,88,000 वोट से वहां पराजय दी। अब ये ठीक है कि 2,88,000 मीडिया की नजर में शायद बहुत बड़ी फिगर नहीं है, मार्जिन होना, और ऐसी जगह जहां पार्टी ने सारी ताकत झोंक दी हो, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ हो। लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि ये 2,88,000 की फिगर जो थी वो मुलायम सिंह की आखिरी जीत जो वहां से थी 2019 में जब वो जीते थे, तो वो 94,000 पे रह गई थी। यह अलग बात है कि मुलायम सिंह यादव का वहां का जो रिकॉर्ड है 2014 का, जिसमें मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी को 3,66,000 वोट से हराया था, वो रिकॉर्ड अभी तक अनबीटेबल है। लेकिन इसको वो प्रोमिनेंस नहीं मिली क्योंकि बीजेपी वहां हार गई। बीजेपी हारी। इनके अलावा उत्तर प्रदेश की और एक महत्वपूर्ण सीट पे, जो विधानसभा की पश्चिम उत्तर प्रदेश में खतौली विधानसभा सीट है, जहां पे राष्ट्रीय लोकदल ने बीजेपी को पराजय दी। ये अलग बात है कि राष्ट्रीय लोकदल और सपा का गठबंधन है, और राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट वहां पे मदन भैया वो खड़े हुए थे, और बीजेपी के उस कैंडिडेट को उन्होंने हराया जिनके साथ अच्छी खासी सिंपैथी वेव भी थी वहां, क्योंकि उनके पति जो पहले वहां से एमपी थे, एमएलए थे, माफ करिएगा, उनका कन्विक्शन हो गया था और उनकी जगह से वजह से सीट खाली हुई तो उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। तो वहां पे भी आरएलडी ने 22,000 से ज्यादा वोटों से पराजय दी। विधानसभा की सीट थी, 22,000 बहुत बड़ा वोट होता है। उसको तो कहीं अहमियत मिली ही नहीं उस खबर को। जयंत चौधरी जो आरएलडी के चीफ हैं और जो देश के एक 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, जो किसानों के बहुत बड़े नेता माने जाते थे, उनकी विसार विरासत को ये जयंत चौधरी कैरी कर रहे हैं, उनके पोते हैं, और बड़ी बखूबी उन्होंने वहां इलेक्शन लड़ा और बहुत दिनों तक जुटे रहे और आखिर में जीत हासिल की। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक सीट ऐसी थी जहां शुरू में लग रहा था कि शायद कुछ हवा बदल रही है और वहां पे समाजवादी पार्टी काबिज होने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, रामपुर की वो सीट, रामपुर की जो विधानसभा सीट थी वो खाली हुई थी आजम खान के कन्विक्शन के बाद। आपको मालूम होगा कि आजम खान समाजवादी पार्टी के को फाउंडर रहे, मुलायम सिंह यादव के बड़े पुराने साथी रहे और पूरे सालों, कई दशकों तक हमेशा मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े रहे और समाजवादी पार्टी का एक मुस्लिम फेस बन गए। रामपुर में लगभग 58 या 60% मुस्लिम आबादी है। वहां यह माना जा रहा था कि आजम खान के जो नुमाइंदे खड़े गए थे, आसिम रजा, वो वहां से इस बार अच्छी खासी टक्कर दे सकेंगे बीजेपी को। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी और योगी आदित्यनाथ के लिए यह बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल था, क्योंकि आजम खान का कन्विक्शन अगर योगी आदित्यनाथ नहीं होते तो शायद नहीं होता। उन्होंने आजम खान के खिलाफ पिछले 2-3 सालों में लगभग 82 या 84 केसेस, क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ लगाए उनके प्रशासन ने, और यह भी इंश्योर किया कि आजम खान 27 साल जेल की सलाखों के पीछे पड़े रहे और उनकी बेल तक ना हो, और नहीं हुई। आखिर में जाकर के किसी तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाए और 27 महीने जेल रहने के बाद वो छूटे। यह अलग बात है कि उन मुकदमों में बहुत से ऐसे केसेस थे जिनमें बकरी चोरी का केस था, किताब चोरी का केस था, साइकिल चोरी का केस था, जमीन ग्रैब करने का केस था। कौन सा बड़ा क्राइम था ये नहीं पता, और आखिर में कन्विक्शन उनका हुआ हेट स्पीच में। अब आप
हास्यास्पद बात है कि उत्तर प्रदेश में हेट स्पीच पे समाजवादी पार्टी के लीडर का कन्विक्शन हो जाता है, लेकिन और बहुत से लोग जो हेट स्पीच के जिनको महारत हासिल है, जो इनके नाम लेते ही शुरू हो जाती है नफरत की आग पैदा करते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। 12 वो अलग बात है, वो किस्सा फिर कभी। लेकिन वहां पे उम्मीद की जा रही थी कि शायद कुछ आजम खान के साथ क्योंकि लोकल सिंपैथी होगी तो उनका कैंडिडेट जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुरू की काउंटिंग में, लगभग 20 राउंड्स की काउंटिंग में ऐसा लग रहा था कि उनका कैंडिडेट यानी समाजवादी पार्टी का नॉमिनी आगे है और 16,000 वोट तक उसने लीड ले ली। देखिए वहां पोलिंग बहुत कम हुई थी, इससे कम पोलिंग शायद इतिहास में नहीं हुई होगी। 33% की पोलिंग थी और उसमें 16,000 की जब लीड हो गई तो एकदम से लोकल प्रशासन ने फिगर्स काउंटिंग की डिस्क्लोज करना बंद कर दी। ये 8 दिसंबर की बात है। तो बड़ी सब लोग नेचुरली विचलित हुए, पत्रकारों ने कंप्लेन करना शुरू की, क्या साहब है, क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्यों नहीं बताया जा रहा है। फिर वहां के कैंडिडेट ने, आसिम रजा ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। लगभग 1-1.5 घंटे के बाद बताना उन्होंने फिर से शुरू किया और एकदम से जो फिगर आई कि अब 5,000 की लीड रह गई है। फिर वो लीड कम होती गई और आखिर में वो लीड, समाजवादी पार्टी की लीड बदल गई बीजेपी की लीड में और बीजेपी के नुमाइंदे आकाश सक्सेना लगभग 34,000 वोट से वहां जीत गए। अब वो भी खबर मीडिया में बहुत जोरों में हाईलाइट हुई कि साहब देखिए, बड़े वो गढ़ माना जाता था आजम खान का और धराशायी हो गया, गिरा दिया। इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल गिरा दिया। नंबर्स पे जाइए, काउंटिंग जिस तरह से जो भी हुई, लेकिन जिस तरीके से काउंटिंग के बारे में खबर दबाई गई, उससे जाहिर है कि लोकल प्रशासन शक की नजर में आता है। बात इसके अतिरिक्त बीजेपी अगर कोई विधानसभा सीट, जो 6 विधानसभा सीटें जो उपचुनाव में गई थी अलग अलग स्टेट्स में, एक सीट वो बिहार में जीते, वरना उड़ीसा में वो बीजू जनता दल में गई और एक जगह कांग्रेस में गई, छत्तीसगढ़ में। ताज्जुब की बात यह है कि उपचुनाव में, जिसमें कि आमतौर पर यह धारणा बनी हुई है पास्ट प्रैक्टिस की वजह से कि उपचुनाव जनरली रूलिंग पार्टी के फेवर में जाते हैं, लेकिन यहां पे सब जगह उल्टा हुआ। अलावा रामपुर के, जहां रूलिंग पार्टी ने इंश्योर किया कि वो ही जीते, उन्हीं का कैंडिडेट जीते। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, अगर वो ठान लें तो क्या नहीं हो सकता। तो ये हालत है यहां की। लेकिन क्या इसको मान लिया जाए कि सिर्फ गुजरात में जीत हुई है, बाकी कहीं कुछ नहीं हुई? एक बहुत बड़ी हार बीजेपी को माननी पड़ी। कहां? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का भी इलेक्शन साथ साथ हो रहा था और वहां पे बीजेपी को अच्छी खासी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी काबिज थी, 15 साल से बीजेपी वहां रूल कर रही थी। गुजरात में अगर 27 साल से रूल कर रही थी और वहां पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई, दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी हुई। और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में स्टेट में रूल करती है और किस तरह से कर रही है, उसने काफी काम किया। उसके लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनके सामने बाधा पे बाधा क्रिएट करने की, बावजूद उसके अरविंद केजरीवाल कामयाब हुए और वहां अच्छी खासी बढ़त से वो जीत गए, अच्छे खासे मार्जिन से जीत गए। अब वो क्या करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिस तरह उन्होंने प्रोजेक्ट करा है, ये तो समय बताएगा। लेकिन वो भी खबर को वो प्रोमिनेंस उसको नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी। यही हाल है और ये दुर्भाग्य है हमारे मीडिया का, जिसे किसी ने सही नाम दिया है गोदी मीडिया। लेकिन देखिए, ग्राउंड रियलिटी रहती है और घूम फिर के सच सामने आता है और सच एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप दबा लीजिए, कितना भी दबा लीजिए। और वो मीडिया जहां ये चीजें, ये खबरें जाती हैं, उसको कहा जाता है बायस्ड मीडिया। तो हम अगर आपको ये चीजें हाईलाइट कर रहे हैं तो हो सकता है बहुत से लोग आपसे ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे साहब वायर तो बायस्ड खबर देता है, लेकिन वायर दिखाता है हकीकत।
वायर दिखाता है रियलिटी, लेकिन आज के माहौल में जहां मीडिया गोदी मीडिया में कन्वर्ट हो गया है, वहां पे सच बोलना जो है वो बड़ा टेढ़ा काम है। आज के लिए इतना ही। इस हमारा ये प्रोग्राम सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।